हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और क्लास 10th की जो डेली एग्जाम डोज की सीरीज़ है, इसको अब आपके लिए दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। आपके एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं, तो एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आपका डेली रिवीजन कराया जाएगा। डेली आई विल ट्राई टू अपलोड एटलीस्ट 10+ क्वेश्चंस। तो जो भी चैप्टर मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, उस चैप्टर के 10-15 क्वेश्चन मैं आपको अपलोड करूँगा, ठीक है। साथ के साथ में क्वेश्चंस के आंसर्स भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से आपको आंसर लिखने हैं, और उनका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, सो दैट आपको मतलब डेली टॉनिक मिलती रहेगी। तो इस सीरीज का नाम है डेली एग्जाम डोज। तो ये चैप्टर नंबर जो 1 है, ये उसका सेकंड लेक्चर है। तो एक चैप्टर में कितने भी लेक्चर हो सकते हैं, बट हर चैप्टर के मैं ऐसे ही पार्ट्स में वीडियो डालूंगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरो प्रिपेयर ए सीरीज ऑफ प्रिंट बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। तो देखो, फ्रेंच के एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक। इन्होंने क्या किया, कई सारे प्रिंटिंग्स या कई सारे प्रिंट मतलब इन्होंने पब्लिश किए थे, जो कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स पर आधारित थे। देखो, फ्रांस में उस समय पर आपको पता है मोनार्की चल रही थी, और मोनार्की के टाइम पर ये क्या पब्लिश कर रहे थे, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक और सोशल सिस्टम की बात कर रहे थे। तो ये ऐसा इसलिए करना चाहते थे, ये इसलिए इन्होंने प्रिंट किए थे ताकि लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ सके, लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो सके। इसलिए इन्होंने इन सब चीज़ों को प्रमोट किया था 1848 में। ये इसका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। What was the major changes that occurred in the political and constitutional scenario due to French Revolution? तो आप सब लोगों को पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 1789 में, और फ्रेंच में पहले आपको पता है मोनार्की हुआ करती थी, और जब रेवोल्यूशन हो जाती है तो मोनार्की को खत्म कर दिया जाता है। वहाँ पर आ जाती है आपकी एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो पावर है वो लोगों के हाथ में आ जाती है। एक तरफ से फ्रांस डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ जाता है। तो सबसे जो मेजर चेंज हुआ था पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्षेत्र में फ्रांस में, वो था ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। तो जो पावर थी वो राजा से छीनकर ट्रांसफर कर दी गई थी फ्रांस के लोगों में। ये बड़ा चेंज आया था। फ्रेंच जो रेवोल्यूशन हुई थी उस समय पर फ्रांस में जो क्रांति करने वाले जो रेवोल्यूशनरीज थे, उनका गोल क्या था? तो उनका गोल यही था कि एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना लोगों के अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ में फ्रांस को एक रिपब्लिक बनाना है, रिपब्लिक जो कि एक इलेक्टेड बॉडी मतलब इलेक्टेड हेड हो देश का, ना कि मोनार्की। और साथ के साथ में सभी लोगों के पास कैसे राइट होने चाहिए, इक्वल राइट होने चाहिए। ये गोल थे किसके? रेवोल्यूशनरी। क्योंकि फ्रांस में आपको पता है उस समय सोसाइटी डिवाइडेड थी 3 स्टेट में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट्स में, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राइट्स जो थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे उनको ज़्यादा राइट हुआ करते थे, थर्ड स्टेट को कोई राइट नहीं हुआ करते थे। तो ये भी डिमांड कर रहे थे कि अब जो फ्रांस में जो रिपब्लिक बनेगा वहाँ पर राइट्स जो होंगे लोगों को कैसे होंगे? इक्वल होंगे। What was the significance of the Treaty of Constantinople in Greek history? देखो, ग्रीक एक देश है, आप सब लोगों को पता है, मेडिटेरेनियन सी के बगल में ही आपको एक देश दिख जाएगा ग्रीक, और जो कि टर्की के बगल में। तो यहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। तो इसका क्या महत्व है? तो इसका महत्व ये है, इस ट्रीटी के द्वारा ग्रीस को, ध्यान रखना, ग्रीस देश को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया, या रिकॉग्नाइज कर लिया कि ग्रीस कैसा देश बन जाएगा, एक इंडिपेंडेंट देश होगा। तो ये किस ट्रीटी में कहा गया था? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, ठीक है। नेम द ग्रुप ऑफ कंट्री दैट कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। देखो, आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुई थी उसके बाद फ्रांस की सत्ता जो है कुछ समय तक आपको पता है नेपोलियन के हाथ में रहती है। और नेपोलियन ने क्या किया था? फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस किए थे। नेपोलियन एक कोड लेकर आए थे 1804 में, और साथ ही साथ में आसपास के कंट्रीज की जो टेरिटरी थी उसको छीन लिया था, है ना। तो जब इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी जगह पर जो मोनार्की वाला सिस्टम चल रहा था उनको खत्म कर दिया, और पावर जो थी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पावर कई जगह पर नेपोलियन के हाथ में आ गई थी। तो सारे के सारे जो यूरोप के कंट्रीज थे वो फ्रांस के खिलाफ हो जाते हैं, नेपोलियन के खिलाफ हो जाते हैं। तो कुछ मेजर कंट्रीज थी जिन्होंने नेपोलियन को डिफीट किया था एक बैटल में, बैटल ऑफ वाटरलू, एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू, वहाँ पर डिफीट किया था। तो ये 4 मेजर कंट्रीज हैं, इनको आप नाम याद रख सकते हो बार्ब से। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रशिया, इन्होंने नेपोलियन को डिफीट किया था, ये चीज़ ध्यान रखना। व्हाट डिड कंजर्वेटिव्स वांट? देखो, कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे 1815 के बाद? ध्यान रखना, कंजर्वेटिव नाम किसको दिया गया है? 1815 में एक वियना कांग्रेस हुई थी। तो नेपोलियन को डिफीट करने के बाद कुछ कंट्रीज के जो मोनार्क थे वो चाहते थे कि नेपोलियन ने जो सिस्टम चेंज किया है, नेपोलियन ने जहाँ जहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स लागू किए हैं उन सबको हम हटाएंगे, और जो पुराना सिस्टम चलता था मोनार्की वाला, एब्सोल्यूट रूल वाला, उसको हम दोबारा से रीस्टेब्लिश करेंगे। तो कंजर्वेटिव चाहते थे कि टू प्रिजर्व द मोनार्की एंड चर्च, वो मोनार्की और चर्च को पहले की तरह प्रिजर्व करना चाहते थे, उसमें कोई चेंज नहीं लाना चाहते थे, ये चाहते थे कंजर्वेटिव्स।
ब्रिटेन की नेशनल एंथम क्या है? तो ब्रिटेन की नेशनल एंथम है गॉड सेव अवर नोबल किंग। ध्यान रखना, यह है ब्रिटेन की नेशनल एंथम। व्हाट डू यू नो अबाउट यंग इटली? यंग इटली के बारे में आप क्या जानते हो? तो बेटा यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसको मैजनी के द्वारा बनाया गया था और इसका पर्पज यही था कि इटली को एक यूनाइट करना है। आपको पता है इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ था तो इसमें बहुत बड़ा रोल है किसका? मैजनी का। तो मैजनी को हम बोलते हैं इटली की यूनिफिकेशन का एक प्रकार से हम इसको हार्ट बोल सकते हैं, हार्ट ऑफ दी इटली यूनिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है जोल्बरीन क्या है? जोल्बरीन मैंने पहले भी डिस्कस किया था। जोल्बरीन 1834 में प्रशिया के द्वारा बनाया गया था। ये एक कस्टम यूनियन है और इस यूनियन को कई सारे जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन भी कर लिया था। जर्मन सोर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो दिखा रखी है जर्मनिया के हाथ में जो जर्मन सोर्ड है, एक इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेडीनेस टू फाइट, कि भैया हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा फोटो दिखा रखा है और 1815 में आपको पता है जो नेपोलियन है उसको हराने के बाद कई सारे जो बड़े बड़े देश थे, ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया और इसके अलावा और भी जगह थे, तो इन्होंने क्या किया, एक मीटिंग की कांग्रेस की, मतलब कांग्रेस का मतलब एक प्रकार से यहाँ पे मीटिंग हुई थी वियना में। वियना आपको पता है ऑस्ट्रिया में एक जगह है, ऑस्ट्रिया में। इसके हेड थे ड्यूक मेटरनिक और यहाँ पर ये लोग बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि भैया जो नेपोलियन ने बहुत सारी जो उथल पुथल कर दी थी उस उथल पुथल को क्या करना है, सेट करना है और यूरोप को दोबारा से क्या करना है, डिवाइड करना है। यूरोप को मतलब हम दोबारा से क्या करेंगे, चेंज करेंगे, उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को चेंज करेंगे और फ्रांस ने जो जो टेरिटरी छीन ली थी उनको हम वापस लेंगे। तो उसके लिए एक कांग्रेस हुई थी 1815 में। तो उसी के बारे में क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में जो ट्रीटी हुई थी वियना में, वहाँ पर क्या क्या प्रोविजंस लागू किए गए थे, उन प्रोविजंस के बारे में बताना है। तो 6-7 प्रोविजन है, उनको आप ध्यान रखना है। तो इसके बैकग्राउंड में आप ध्यान रखना, ये ट्रीटी की गई थी, कब की गई थी? 1815 में। नेपोलियन, फ्रांस का एक रूलर था नेपोलियन, उसको हराने के बाद ये ट्रीटी की गई थी, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये इसमें ज़्यादातर जो प्रोविजन है वो यही है कि नेपोलियन ने जो चेंजेज लाए थे उन चेंजेज को खत्म करना और पुराना वाला सिस्टम वापस लेके आना। तो पहला प्रोविजन इसका ये था कि बोर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करना है। बोर्बन डायनेस्टी जहाँ जहाँ पर रूल कर रही थी, स्पेन में, फ्रांस में, इसको वापस वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। दूसरा, फ्रांस से ध्यान रखना, दूसरा क्या है, फ्रांस ने जो टेरिटरीज नेपोलियन के अंडर में जो अनेक्स की थी, छीनी थी, उनको वापस लौटा दिया जाएगा। तीसरा प्रोविजन ये था कि कई सारे स्टेट बनाए गए थे फ्रांस के आसपास, जो बाउंड्री थी वहाँ पर कई सारे स्टेट सेटअप किए गए थे ताकि फ्रांस को फ्यूचर में अटैक करने से रोका जा सके, फ्रांस को एक्सपेंशन को रोका जा सके। तो इसमें यहाँ पे दे रखा है कि बेल्जियम को नॉर्थ में सेटअप किया गया था, जिनेवा को, पिडमोंट, सार्डिनिया को दे दिया गया था साउथ में, और प्रशिया को कुछ वेस्टर्न फ्रंटियर में कई सारे रीजन्स दे दिए गए थे, जबकि ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया को सेक्सोनी का कुछ पोर्शन मिल जाता है। तो ध्यान रखना, इनको दोबारा से मैं बता रहा हूँ। बेल्जियम को नॉर्थ में बना दिया गया, फ्रांस के नॉर्थ में, जेनोवा को साउथ में बना दिया, साउथ में ऐड कर दिया गया, पिडमोंट, सार्डिनिया में, और प्रशिया को कुछ वेस्ट में कुछ टेरिटरीज दी गई थी, और ऑस्ट्रिया को कुछ पोर्शन सेक्सोनी का दे दिया गया था। ईस्ट में रशिया को कुछ पार्ट, पोलैंड का जो हिस्सा था वो रशिया को दे दिया गया था। तो इस प्रकार जो ये मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, वियना कांग्रेस हुई थी 1815 में, यहाँ पे जनरली यही कोशिश की गई थी कि जो मोनार्कीज नेपोलियन ने पहले हटा दी थी, नेपोलियन ने अपने रूल के दौरान जिन मोनार्कीज को ओवरथ्रो कर दिया था उनको दोबारा से रिस्टोर किया जाएगा और यूरोप में एक नया ऑर्डर स्टेब्लिश किया जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर। और इसका पर्पज यही था कि पुराने वाले सिस्टम को वापस लेके आना और जो जो चेंजेस नेपोलियन ने किए उन सारे चेंजेस को क्या करना, हटाना। ये पर्पज था इस मीटिंग का। ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं यहाँ पर आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है लक्की एजुकेशन, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ में हमारे जितने भी वीडियोज हैं उनकी सारी नोटिफिकेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।